अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नवल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वो हैरत ज़दा सा होता हुआ बस जलती हुई गाड़ियों को देख रहा था। वहाँ पर कई लोग जमा हो गए थे, कुछ साहिल हिल के इलाके के और बाकी सब हशमत हिल के मुलाजम। वो सब गाड़ियों से निकल आए थे। एक अजीब सा शोर, औरतों के चीखने की आवाज़ें, पल में क्या से क्या हो गया था। दिव्या जो दूसरी तरफ से भागती हुई आ रही थी, अचानक धमाके की आवाज़ सुनते वो डर व खौफ से इधर ही साकत हो गई थी। उसे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। उसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए थे। उसने तो साहिल को देख लिया था जब भी वो भागती हुई आई थी, ये जानने के लिए कि आने वाले कौन थे, मगर यहाँ तो पल में मंजर बदला था। इतनी होलनाक तबाही के मंजर थे। खुदाया, वो कांप रही थी बकायदा। टांगों से जैसे जान निकलती महसूस हुई थी। वो दोनों हाथ कानों पर ही रखे नीचे बैठती चली गई। अगर वो जो ना बैठती, वो जानती थी वो गिर जाती। पल में होश में आता वो भी सबके साथ भागा था। बीच की बस दो ही जो गाड़ियां सफेद रंग की थी, वो दोनों तकरीबन जलकर खत्म हो रही थी। बस एक वही गाड़ी थी जिसमें माहम हशमत हील थे और उसकी अगली गाड़ी में जल रही थी। अगर आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कोई अंदर मौजूद लोगों को निकालने का सोच भी नहीं सकता था। इन दोनों गाड़ियों से तकरीबन दूर ही थे। बस चला रहे थे, कोई पानी डाल रहा था, कोई चीख चीख का हशमत ही को बताने का कह रहा था। मलाइका एक तरफ हैरत व खौफ से कंग खड़ी थी। न जाने वो कैसे खड़ी थी, उसकी तो जान निकल रही थी खौफ से, तकलीफ से। ये क्या हो गया था? अभी तक थी माहम, अब वहां पर आग में बंद हो रही थी, राख व धुआं। बस ये थी तोबा। बार बार मजा धुंधला सा जाता था, आंसू से आंसू। अब वो भी इसी घर में होती। फरहाद भी कंग होता जलती गाड़ी को देख रहा था। इसमें हिम्मत ना थी कि आगे बढ़कर देख लेता, वो भी इधर ही मलाइका के पास करता। बेजान होते वजूद के साथ वो शायद इस वक्त बोल रहा था कि वो आज क्या करने जा रहा था इस मासूम के साथ। वो बोल रहा था या शायद याद ही नहीं रखना चाहता था। मुतासर लोगों को अगली गाड़ी में डालते तेज से गाड़ियां लेकर जाया जा रहा था। ये सब तुमने किया? तुमने रखा कुछ गाड़ी में? तुमने किया सब? नूर खान ने जैसे साहिल को देखा, जब उसकी तरफ बढ़ते चीखते हुए कहा। उसकी आवाज काफी ऊंची और खौफनाक सी मालूम हो रही थी। साहिल बुरी तरह से चौंका था। उसका तो वहमो गुमान में नहीं था कि साहिल के साथ कुछ लोग मतवज्जो होंगे। साहिल, कुछ इसके इलाके के और कुछ हशमत हिल के मुलाजिम। अब काफी लोग उसे मुशकुक नजर से घूरने लगे थे। तकरीबन इन सब ने ही साहिल को गाड़ी में बैग रखते देखा था, और जिस गाड़ी में बैग रखा था, ब्लास्ट इसी गाड़ी में हुआ था। शक किसी को भी नहीं हो रहा था साहिल पर, बल्कि सबको यकीन हो गया था वो पल में मुजरम बन गया था। उसने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर इतने लोगों की नजरें, वो भी मशकूक। वो चुप हो गया था। उसे दिखे देते वो लोग कुछ कह रहे थे। अजीब अफरा तफरी अब भी वहां थी, या फिर मगर शायद बढ़ के थे। वो डेरे के पास ही खड़ा सामने देख रहा था। दिव्या ने उसे बताया था कि इतवार वाले दिन इसे लोग देखने आएंगे, और ये सोच सोच कर उस दिमाग की नसें फटने लगी थी। उसे कहाँ बर्दाश्त था कोई दिव्या के नाम के साथ किसी दूसरे का नाम सुनता, या उसे किसी दूसरे मर्द के लिए सोचता। देखा जाता ये सोचे ही सुहाने रूह थे, मगर ये सच भी था, और ये सच उसे काफी कड़वा लग रहा था। तुम्हें मेरे लिए बनाया गया, सिर्फ मेरे लिए, यारम हील के लिए। वह खौफ खुद से बड़बड़ाया था। लहजा बेवजह ही जनूनी हुआ था। उसके बाल हवा के बास उड़ते बिखरे थे, मगर उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था जब वास्की के पॉकेट में रखा हुआ उसका मोबाइल जोर से बजा था, जहां पर नूर खान का नंबर शो हो रहा था। नूर खान, और इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ये तो बाबा सैन का मुलाजम है। वो हैरत से होती बड़बड़ाया था और कॉल जस्ट करते कान से लगाए थे। वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट पीता किसी सोच में गुम था। कल उसकी मंगनी थी, वो खुश था या शायद मुतमईन था, मगर याराम के लिए सोचते वो परेशान हो जाता। वो जानता हशमत हील और दलावर हील के ताल्लुकात काफी सर थे। वो कभी ये रिश्ता बाबर होने न देता, और यही सोचते वह परेशान कर रहे थे। मगर वो थोड़ा मुतमईन भी था कि याराम को वो सिर्फ अच्छी लगती है, उससे आगे कोई बात ना थी, और वो नहीं चाहता था कि बात कुछ आगे हो भी। वो याराम को एक बार समझाना चाहता था कि जिस रास्ते का वो मुसाफिर बनने जा रहा था, उसकी मंजिल कोई ना थी। यही सोचकर उसे मोबाइल सामने टेबल से उठाया था। उसे पहले तो याराम को कॉल करके बुलाता। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर लाल खान का नंबर शो हुआ था। लाल खान, बहू से बड़बड़ाया था, माथे पर बाल पड़। उसे तो मैंने नूर खान के साथ भेजा था, और अभी तो आधा घंटा भी नहीं गुजरा। उसने फिक्रमंदी से सोचा और फिर यह करते हुए मोबाइल कान से लगाया था। सरकार, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया। छोटे साईं, महाबीबी की गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। साईं, यहाँ दलावर हिल के इलाके में बहुत बड़ा मसला हो गया है। साईं, महाबीबी की गाड़ी में बम रखा हुआ था। साईं, बम ब्लास्ट हो गया। साईं, साईं, इन दोनों गाड़ियों में कुछ नहीं बचा। इन तीनों ने हलक तार करते हुए डरते डरते बात पूरी की थी। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? वो तीनों ही एक साथ दाঁড়े थे। धड़कन एक पल को तीनों की रुकी थी। तीनों ही मोबाइल कान से लगाए हुए बेसाता भागे थे, फूली मगर तेज होती सांसों के साथ। दीनों, गाड़ी निकालो, दिलावर ही के इलाके की तरफ चलो, जल्दी।
میر علی باہر آتا چیخا تھا، موسا گاڑی نکالو، دلاور ہی کے علاقے کی طرف چلو جلدی۔ دلاور ہی بامشکل بھاگتے ہوئے چادر کاندھے پر ڈالتے ہوئے چلائے تھے، جو بھی گاڑی نکالو، دلاور ہی کے علاقے کی طرف چلو جلدی۔ یارم بھاگتا ہوا گاڑی کے پاس آتا چلا تھا، ایک بار پھر فضا میں عجیب سا شور گونجا تھا، بھاگنے کی آوازیں، کئی گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز، پھر وہ سب کی سب گاڑیاں دور اڑاتی گاؤں کے کچے راستے پر دوڑ رہے تھے۔ ساری بڑی حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا، جہاں پر کل پھولوں اور لائٹس لگاتے روشن کیا جا رہا تھا، آج وہاں پر رونے چلانے چیخنے کی آوازیں کافی اونچی تھی۔ ایک قیامت ٹوٹ گئی تھی حویلی پر۔ حویلی کی اکلوتی بیٹی مہم حشمت ہیل کا جنازہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا، پوری باڈی جل گئی تھی، مگر پھر بھی جنازہ پڑھانے اور دفنانے کے لیے بچ ہی گئے تھے، جو اب اندر حویلی کے درمیان رکھے تابوت میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے ڈکا ہوا تھا، وجہ کہ وہ کافی جل گیا تھا کہ دیکھنے سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ایک طرف یارم، میر علی اور حشمت ہیل کچھ قریبی لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، تینوں ہی سفید کاٹن کے سوٹ میں تھے، کاندھے جھکے، مرجھائے جھاڑے چہرے اور سفید رنگت انتہائی لال ہوتے، بالکل آنکھوں کی طرح، رونے کی وجہ سے یا پھر غصے کی شدت سے، جو بھی ہے، مگر ان کی آنکھیں لہو چھلک رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، تقریباً پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ساحل ہیل نے ماہم ہیل کے گھر میں بم رکھا تھا، اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی لوگ چشمہ دید گواہ تھے۔ صرف حشمت ہیل کے ملازمین ہی نہیں، بلکہ ساحل ہیل کے اپنے علاقے کے کئی لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی تھی۔ خیر، حلاف تو نہیں دی تھی، جو انہوں نے دیکھا تھا وہی بتایا تھا۔ یارم تو کنگ سا ہو گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساحل ماہم، ہاں، اس کی لاڈلی معصوم بہن کا قاتل تھا۔ سب لوگوں کی طرح اسے بھی یقین آ گیا تھا کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ غصے و غم سے اس کی حالت خراب ہو تھی، دماغ کے ساتھ ساتھ پورا وجود چل ہو گیا تھا، مگر وہ اب بھی کھڑا تھا۔ ہاں، اپنی لاڈلی بہن کے ڈانچے کو کاندھا بھی تو دینا تھا۔ میر علی کو تو نہ جانے کس ان دیکھی طاقت نے روک رکھا تھا، وہ نہ جانے وہ کیسے خود کو روکے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساحل ہیل کے ٹکڑے کاٹ کے چیل قبروں کے آگے ڈال دے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی طرح ساحل کو بھی زندہ جلا دے۔ اس کا بس سچ میں نہیں چل رہا تھا، وہ بے بس ہوا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پر حشمت ہیل بھی دکھی تھے، انہوں نے میر علی کو روکا ہوا تھا، ورنہ وہ تو نہ جانے کیا کر گزرتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگوں کے ساتھ اندر بڑھے تھے۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا تھا، جنازہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ان تین مضبوط مردوں کی آنکھیں بھی برسنے کے لیے تڑپنے لگے تھے، مگر وہ تینوں ہی لب بیچے ہوئے آنسو کا گلہ گونٹ رہے تھے۔ یارم، علی، فرحاد اور ارحم نے جنازے کو کاندھا دیا تھا، جبکہ حشمت ہیل مرے قدموں سے کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ لوگ انہیں دلاسا دے رہے تھے اور وہ آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے۔ ادھر حویلی میں مریم بیگم اور موڑے کی رونے کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ ملائکہ بھی اب انہیں چپ کرواتے خود روتے روتے تھک گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم جو اس کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، وہ اب نہیں رہے تھے۔ اور یقین تو اس پاپا بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ساحل ہیل نے کیا تھا، وہی جو ان کے ساتھ تھا، جامن توڑنے درخت پر چڑھتا تھا، وہی جو آنکھوں پر پٹی باندھے انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا، وہی جو ان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا، وہی، ہاں وہی۔ اس نے کیسے ہمیشہ کے لیے ماہم کو گم کر دیا تھا؟ اس نے تو بس ڈھونڈے نکلتے تو بچ وہ نہ ملتی۔ وہ کیسی حقیقت تھی، نہ قابل برداشت، نہ قابل یقین، نہ قابل قبول۔ اسے لحد میں اتارا جا چکا تھا۔ یہ کام ارحم اور یارم نے کیا تھا، علی چاہ کر بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یارم نے نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت لے آئی تھی۔ حشمت ہیل اب تقریباً رونے والے ہو گئے تھے، لمحے بہت ہی تکلیف دے تھے۔ میرا وعدہ ہے تم سے گڑیا، تمہارا قاتل کو میں ایک بھیانک موت سے نوازوں گا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر ہی کرتے میر علی نے اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی وعدہ کیا تھا۔ آج ہفتہ گزر گیا تھا، ماہم ہیر کو فوت ہوئے۔ آج وہ دونوں پہلے جھڑکے سے لوٹے تھے، یقین تھا آنا مشکل تھا۔ سر ویسے جھکا ہوا تھا جیسے پرسوں پہلے جھکا ہوا تھا۔ وجہ تب بھی حشمت ہیل تھے، وجہ اب بھی حشمت ہیل تھا۔ بدلا تھا تو وقت، بدلا تھا کچھ تو وہ تھا برسوں پہلے وار۔ دلاور پر ہوا تھا، مگر اب ان کے اکلوتے بیٹے پر ہوا تھا۔ کاندھے مزید جھک گئے تھے۔ ایک بیٹے جو سال پہلے کھوئے تھے، اب پھر انہوں نے ایک اولاد کھونی تھی۔ لال حویلی پر بھی ایک قیامت ہی آئی تھی۔ ہر کوئی، یہاں تک کہ ان کے اپنے علاقے کے لوگ بھی ساحل کو قصوروار سمجھتے تھے۔ ان سب نے جو دیکھا تھا، ظاہر سی بات ہے اسی پر بھروسہ بھی کرنا تھا۔ دلاور ہی، سندس بیگم، دادی، دبیا سب بھی اتنے حیران پریشان تھے کہ کچھ بولا، کچھ سمجھا، کچھ سوچا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دونوں بنا کچھ بولے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ دادی بھی باہر آ گئے تھے۔ کوئی بتائے گا مجھے؟ ان دونوں کی خاموشی محسوس کرتی اب کے سندس بیگم روتے ہوئے بولتے، خون بہا میں خون مانگا ہے ساحل ہیل کا، یا پھر بہت کمزور سی آواز میں بولتے بولتے وہ رکے تھے۔ سندس بیگم یکدم اٹھتی ساحل کے پاس آ گئی تھی۔ انہیں لگا کوئی ابھی اسے چھین کر لے جائے گا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، یا جو بھی کہا ہے وہ مان لے، میرا
मासूम बच्चा, मेरा बेगुनाह बच्चा बचा लें। वो चटाचट उसका मुंह चूमती रोते हुए बोलते, या फिर दिव्या को वन निकाल के मीर आली के नकाम में दे दें। कोई उम्मीद भी पल्ले से पहले ही वो दोबारा बोले थे, लहजे में जमाने की थकन दौड़ाए थे। वहां 3 नफूस साकत हुए थे, दादी, सुंदस बेगम और दरवाजे में खड़ी वो मासूम खूबसूरत लड़की दिव्या हिल। हाँ, वो भी साकत हुई थी। हुन बहा के दोनों मुतालबों पर वो जानती थी हुन बहा का मतलब, वो जानती थी फनी का मतलब। क्या? सुंदस बेगम पल में साहिल से दूर हुई थी। बेयकीनी से साहिल हिल को देखती वो यकीन करने की कोशिश कर थी। नहीं, वो बहुत ही धीरे से बड़बड़ाई थी। आगे कुआं तो पीछे खाई। कहाँ गिरकर मरना था, बस इतनी सी चॉइस उसके पास। मानना था तो बस मौत के तरीके खुद पसंद कर लिए जाए, यही तो अजियत थी। आप परेशान ना हो माँ, दिव्या का कुछ नहीं होगा। मैं कल चला जाऊंगा इन मुनाफिकों के पास। साहिल ने उसे कांधे से पकड़कर खुद की तरफ मोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, हाँ, इस बार बसात बेची थी। एक बार फिर बादी हजमत ही ले गया था, वो जीत गया था फिर से। सच था, सच है, सच रहने वाला था। दुनिया सिर्फ मुनाफिकों का है, सिर्फ मुनाफिकों। और आज इस बात पर मोहर लग गई थी। सुंदस बेगम ने बेचकीनी से कांधा झटका था। दिव्या ने मुंह पर हाथ रखते सिसकी रोकी थी। दादी का मुंह कलेजे को आया था। दलावर हीर ने भी एक थकी हारी नजर इस पर डाली थी। नहीं, नहीं, मेरे बच्चों को बचा लीजिए साईं, मेरे बच्चों को बचा लें। वो यकदम से पागल होती दलावर हिल के कदम में बैठती बोली थी। रो रो कर आंखें सूज गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना कौन सा हाथ कटवाना जरूरी है, और दर्द भी एक जैसा होना है। मेरे दोनों हाथों को भागोड़ देते वो कमजोर सी आवाज में बोलते, मेरे बच्चे नहीं, नहीं, कोई नहीं बनी। खून बहा, कत्ल, साहिल, दिव्या। वो बेरबस से जुमले बोलते इधर ही जमीन पर बैठ गई थी। दादी मुंह पर हाथ रखे हुए रोए जा रही थी। साहिल परेशान सा था, समझ में लफ्ज तक नहीं आ रहा था। वो जानता था एक बार फिर हशमत ने खेल खेला था और वो जीत भी गया था। वो दिव्या को आग में झोंक नहीं सकता था और खुद चले तो जानना चाहता था, मगर पीछे से किसी कैसे समझाता, और फिर क्या गुजरती, क्या गारंटी थी कि वो यहाँ पर बस करता। वो भी साहिल को मारने के बाद दोबारा वार करता, और ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। रास्ता कोई और दिया गया नहीं था। 2 रास्ते थे, दोनों ही मौत के मुंह की तरफ जाते थे। आप खून बहा में वरनी के लिए मान जाए। वो सामने आती बामुश्किल बात पूरी कर पाई थी। मौत का सा सन्नाटा छा गया था। वो शायद हैरत से उसको देख रहे थे। इतना बड़ा, इतना खौफनाक फैसला वो कैसे पलमर कर गई थी। कैसे वो खुद को वरनी कर देने के लिए मान रही थी, जबकि वो जिस खानदान से ताल्लुक रखती थी वह वरनी का मतलब बहुत अच्छे से जानते थे। दिव्या, तुम बस लाला, प्लीज, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके साथ कई लोग मर जाएंगे। मैं नहीं चाहती, प्लीज लाला, प्लीज बाबा साईं, प्लीज मामा। उसने हथेली की पूछ से गाल साफ करते स्पॉट लहजे में कहा था और बकायदा सबके आगे हाथ जोड़े थे। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद सारी बातें रायगढ़ गई, सारी तसलियां रायगढ़ गई, सब मिन्नतें मुस्तरद हो गई, सब जुड़े हुए हाथ, सब वास्ते नजरअंदाज हो गए थे। मुझे मंजूर है, मैं अपनी बेटी दिव्या तलावल हील को खून बहा में हजमत सिकंदर हील के बेटे मीर आली हील के नकामे देने के लिए तैयार हूँ। तलावल बुद्धू हील ने सरबराही कुर्सी से उठते हुए बेतासर लहजे में कहा था, मगर वो यही जानते थे कि ये अल्फाज उन्होंने किस दिल से कहे थे। दिव्या बिल्कुल साकत से जमीन को घूरे जा रही थी। एक आंसू उसकी आंख से नहीं बहा था। वो जो कभी माँ की ऊंची आवाज का शिकार नहीं होती, आज वरनी काटी गई थी। वो गिला किससे करती, ये फैसला भी तो उसका अपना था। साहिल लाभ पीछे अपनी नाजुक पली लाडली इकलौती बेटी को देख रहा था, वो जो उसकी वजह से वरनी की जा रही थी, और वो बेबसी से इस शहजादी को वरनी होता देख रहा था। आली ने एक आखिरी नजर घड़ी पर डाली, जहां पर 4 से टाइम तजावज कर गया था। उसके कान में मौलवी के अल्फाज गूंजे। उसने अब भी बनी हुई लड़की को नहीं देखा था। नजरें घड़ी से होती जमीन पर टिक गई थी। दिव्या तलावर बदो हिल, वल तलावर बदर हिल, आपका नकाम मीर आली हिल बद हशमत बार हिल से तय होना पाया कि आपको यह निकाह कबूल है। मौलवी साहब ने दिव्या हिल को देखते हुए पूछा था, तुम बहुत मासूम हो, और मैंने सुना था कि मासूम लोग काफी बेवफा होते हैं। तुम जानती हो मैं अपनी चीजों के मामले में कितना एहसास हूँ। तुम तो फिर भी मेरा इश्क हो, मेरी मांग हो, कोशिश करना मेरी अमानत में कहीं हयानत ना करो। उसके गंभीर लहजे में की गई बोझा सरगोशी कान में गूंजते दिल में एक दर्द उबार गए थे। कबूल है, क्या आपको कबूल है? कबूल है, क्या आपको कबूल है? कबूल है, एक आखिरी दफा कहते वो जैसे अब पत्थर की हो गई थी, और आज वो खूबसूरत मगर जिद्दी लड़की वरनी कर दी गई थी। यही सवाल आली से किया गया था। उसने पहली बार जमीन से नजर उठाते सामने देखा था, मगर वो जैसे जम गया था। सफेद रंग पाँव को छूता हुआ फ्राक पहने, बालों को चुटिया में मकीन किए, जिसकी कुछ अवारा लिट्टें चेहरे को झूल रहे थे। सोगवार सा हुसन वो खो गया था कुछ पल, मगर सिर्फ कुछ पल के लिए। मैंने कोशिश की कि तुम मेरी मलकियत में ना दी जाए, मगर अब तुम मेरी मलकियत में हो। मैं तुम्हें मार कर खत्म तो कर सकता हूँ, मगर तुमसे दस्तबरदारी नामुमकिन है। जिस जहन्नम को तुमने अपने लिए चुना है, इस जन्म की आग में अब तुम्हें रोज जलकर राख होना पड़ेगा। तुम्हें मैं इतना बर्बाद करूंगा कि तुम अपनी बर्बादी को सोच कर भी मरोगे। एक वहशतनाक जिंदगी,
ये दर्दनाक हकीकत, एक जहन्नम नमाज जिंदगी। मतलब मेरी जिंदगी में तुम्हारा सगवात है, ताउम्र मेरी बनकर रहना। तुम्हारे पास एक पहला और आखिरी ऑप्शन रहेगा। इस पर नजरें टकाए वो सरद मैसेज होता पेपर्स को साइन कर गया था। उसको साइन करते ही जाम हशमत हिल पहुंचा था, मगर सामने का मंजर देखते जैसे वो साकत हो गया था। सांसें जैसे सीने में ही रुकी थी। उसने दिव्या की तरफ देखा था, एंड उसी वक्त दिव्या ने भी उसकी तरफ देखा था। अफाफ, वह बहुत ही धीरे से बड़बड़ाया था। पूरी आंखों में कब नमी दर आई थी उसे नहीं पता था। और अफाफ, वो तो मानो जैसे पत्थर की हो गई थी। उसका अफाफ नाम लेना वहां पर कई नफूस की सांस से रोक गया था। मीर अली जो कब से इन दोनों के दूसरे को देखता रहा था, आहट जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा था। यार, वहां पर कई चीजें एक साथ गूंजे थे। शेर ने एक वाइट पराठों का दरवाजा गुलजार खिल के लिए खोला था। वो स्पाट तासल लिए गाड़ी में बैठ गया था। आगे पीछे कई गाड़ियां गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी और गाड़ी में बैठा किसी सोच में गुम था। वो आज दिलावर हिल को बताने जा रहा था हशमत की हकीकत। उसे दुख भी था कि वो अपने दोस्त के खिलाफ बोलने जा रहा था, मगर नहीं, वो सच बोलने जा रहा था। उसने गहरा सांस लिया। हशमत की दी गई धमकी उसे अब भी याद थी, मगर उसे लगा था कि हशमत हिल जितना भी गिर जाए मगर उसे मरवा नहीं सकता, और वो यहीं पर गलत था। गाड़ियां झटके से लाल हवेली के सामने रुकी थी। गार्ड्स के दरवाजा खोलते ही सब गाड़ियां अंदर डाल हुए थे। वो गाड़ी से निकलता अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि उसके सारे बंदे गाड़ियों के बाहर खड़े हाथ बांधे खड़े थे। गुलहान, दलावर को बताओ मीरा, मुझे जरूरी बात करनी है। उन्हें मर्दाना में बैठे सामने खड़े 20-25 साल के गुलहान को देखते हुए कहा था। जी सरकार। वो सर हिलाया अंदर की तरफ चला गया था। उसके रोने की आवाज पूरी हवेली में गूंजे थी, और सुंदर बेगम उसे चुप करवाते करवाते अब थक गए थे, मगर वो इतना ही ऊंचा रोने लग जाते थे। 11 साल साहिल हील और 11 साल ही इलाप उनके सामने बैठे हुए थे। रात ही भागते भागते इफाफ सीढ़ियों से बुरी तरह से गिरी थी। सर के साथ साथ और भी काफी लगे थे। गहरी चोटें तो नहीं आई, मगर फिर भी सब ही हिकला गए थे। सुंदस बेगम तो पहले काफी रोती रही, अब उसके होश में आने के बाद उसे चुप करवाते करवाते फिर रोने वाली हो गए थे। गुलाबी फ्रॉक पहने, कांधों तक आते बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। रोने के बाद पूरा गोल मटोल सा चेहरा लाल टमाटर हुआ था। कुछ दर्द की वजह से वह जरूरत से ज्यादा ही चिड़चिड़ी हुई थी, और अभी रो रो कर पागल हो थे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? दिलावर ही ने उसके सामने पास बैठते मोहब्बत से पूछा था। उनका लहजा हशाश पशा था, मगर ये वही जानते थे कि पूरी रात जाकर गुजारने के बाद अब अफाफ की हालत देखते वो कितना परेशान थे। सर में बहुत दर्द है और ये सब तंग कर रहे हैं। अफाफ ने हिचकियों के दरमियान बामुश्किल बात पूरी की थी, और साथ एक नजर कमरे में मौजूद सब पर डालते हुए कहा था। सर में किधर दर्द है? ज्यादा दर्द है? उन्होंने उनके फिक्रमंदी से पूछा था। उसके सर पर पट्टी बांधी हुई थी। उन्हें डर था कि कोई बड़ा मसला ना हो जाए। इधर अफाम ने सर के पीछे सर पर हाथ रखते हुए कहा था। सुंदस बेगम, मुझे लगता है उसे ज्यादा लग गई है। खुदा नास्ता कोई मसला ना हो जाए, तुम तैयार हो जाओ, हम शहर लेकर चलते हैं उसे। उन्होंने अफाफ के सर पर बोसा देते सुंदस बेगम को कहा था। वो भी परेशान थी, फट कमरे से निकल गए। सरकार, अभी वो कुछ और बोलते कि दरवाजे के बाहर खड़े गुलहान ने उनको पुकारा था। वो इन तीनों को इधर ही छोड़ते कमरे से बाहर आए। क्या हुआ गुलहान? उन्होंने माथे पर तेवरी चढ़ाए हुए रोबदार आवाज में कहा था। सरकार, वो गुलजार हील मर्दाना खाने में अपना इंतजार कर रहे हैं। उनने कोई भी जरूरी काम है। उसने एक ही सांस में पूरी बात की थी। अच्छा, वो फकत इतना कहते मर्दान खाने की तरफ चल पड़ते। उनको देखते गुलजार हील खड़ा होता, उनसे बगल कीर हुआ था। क्या हाल है? और आज हमारा बेटा नहीं आया? उसने मिलते उन्होंने जमान हील का पूछा था। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब दिया। दिलावर, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात और अहम बात बतानी है। बिना वक्त साए कि वो स्पॉट लहजे में बोले थे। हाँ हाँ कहो गुलजार, क्या हुआ है? वो जो उसे अपने शहर जाने के बारे में बताने वाले थे। गुलजार का परेशान चेहरा देते इरादा बदला था, मगर दिमाग एक बार फिर बीमार सी अफवाह पड़ गया था। वो दोनों अब नीचे बैठ गए थे। दिलावर, तुम और हशमत मेरे लिए एक जैसे भाई की तरह हो। मैं किसी एक को नहीं कुछ खोना चाहता, मगर अब मुझे लगता है कि एक को तो खोना पड़ेगा। वो नजरें मार्बल के सफेद फर्श पर टकाए गोया हुए दिलावर ने नासमझी से उन्हें देखा था। दिलावर, हशमत दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है। वो तुमसे नफरत में कहीं आगे निकल पड़ा है। वो अब तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। और यही नहीं, अशमत ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दिया कि अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया तो वो मुझे मार देगा। वो बोलते हुए रुके थे, नजरें दिलावर के चेहरे पर टिकी। दिलावर ने हैरत से उन्हें देखा था। ये कहानी अभी से नहीं शुरू हुई थी। अशमत ने दिलावर को गुलजार के खिलाफ भी काफी भड़काया हुआ था कि गुलजार को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो चाहता है कि उनकी दोस्ती टूट जाए।
दलावर ने कभी यकीन तो नहीं किया था, मगर अब गुलजार को हशमत के खिलाफ बोलता देखते उन्हें हशमत की बातें सच लगने लगी थी। वैसे तो तीनों दोस्त थे, मगर हशमत हील और दलावर हील ने अपने बच्चों के दूसरे से मनसूब करते दोस्ती को रिश्तेदार में बदलने की कोशिश की थी। अफाक हील को दलावर हील से, इलाफ हील को मीर हाली से और माहम हील को साहिल हील से। ये उन्होंने अभी 2-3 से पहले ही किया था और हवाश भी हशमत हील के थे। गुलजार हील की भी दिली ख्वाहिश थी कि वो इलाफ हील को अपनी बहू बनाते। बच्चों की मंगनी के बाद ही बात उन्होंने सरसरी सा जिक्र भी किया था और ये भी हशमत हील ने काफी बार चुरा कर कहा था। रिश्तों में हशमत हील ने पहले ही पेट्रोल छिड़का हुआ था, अब तो बस तिल्ली लगाकर फेंकने की देर थी। ये क्या बोल रहे हो तुम गुलजार हील, आपकी वो कदरें ऊंची और नागवार से बोले थे। अफाक की परेशानी भी अभी खत्म नहीं हुई थी कि उन्होंने एक और मसला खोल दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, मगर जरूरी है। गुलजार ने गहरा सांस लिया था। तुम जानते हो हशमत हील पहले ही सुंदर भाभी को पसंद करता था। हम समझे कि वो सब भूल गया, मगर दलावर कुछ भी नहीं बोला। वो बातें भी जिनका कोई वजूद नहीं था, और अब वो तुमसे बदला लेना चाहता है। और वो एक बार फिर रुके थे, नजर फर्श से उठाने की हिम्मत नहीं की थी। वह आप भी सुंदर भाभी को चाहता है और उन्हें पाना चाहता है। उन्होंने बात पूरी करते नजर उठाकर दिलावर ही को देखा था, जो आंखों में हूं लिए उसी की तरफ देख रहे थे। गुस्से से रगें तन गई थी और चेहरा आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। बस गुलजार ही वो काफी ऊंची आवाज में दार थे कि शेर खान और गुल खान दोनों बंदूकें उठाए कमरे में नाजिल हुए थे। मीर आली, हशमत हिल, बाकी के कुछ लोग भी खड़े यारम के लिए दुआ कर थे। जब भी डॉक्टर दरवाजा खोलकर बाहर निकला था, आली पल में उस तक पहुंचा था। डॉक्टर, यारम मेरा भाई कैसा है? वो डॉक्टर को देते हुए बोला था। उसके साथ ही सब डॉक्टर के गिर्द जमा हो गए थे। डॉक्टर ने ग्लव्स उतारते हनकोरा भरा था। देखिए, पेशेंट का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उन्हें को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है, जो वो एकदम से कबूल नहीं पाए, और अब भी वो काफी खास अपने विल पावर यूज नहीं कर पा रहे। खैर, अब वो खतरे से बाहर है, सुबह या रात तक उन्हें होश आ जाएगा, मगर अगर वक्त पर ना लाते तो शायद कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब भी काफी एहतियात करनी होगी, उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें, यही उनके लिए बेहतर है। वो पेशेवर अंदाज में कहते आली का कान थपथपाते निकल गए थे। नर्वस ब्रेकडाउन? वो जहरीला बड़बड़ाया था। मुझे सिर्फ वो अच्छी लगती है। इजारम की आवाज उसके कान में गूंजी थी। सिर्फ अच्छी? वो नासमझी से बोला। सिर्फ अच्छी लगती है और नर्वस ब्रेकडाउन? उसने अपनी शेप पर हाथ फेरा था। तमाम में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, मगर हशमत हिल सर पकड़े इधर बैठ गए थे। ये तो नहीं सोचा था उन्होंने। उन्हें तो लगा था कि जाम लोग सब भूल गए होंगे, मगर दिव्या को अफवाह पुकारना उनको बहुत कुछ बावर करवा गया था। मीर आली जाम की तरफ बढ़ा था। वो बस चाह रहा था कि वो अपनी नजरों को हटाकर दिव्या से, और वो उसे बताना चाहता था कि वो ये नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ये सब अचानक ही हुआ था। उसने काफी इंतजार भी किया था, मगर मीर आली के उस तक पहुंचने से पहले ही जाम चकरा गया था। अफाफ पुकारता हुआ आपके जमीन में बोस हुआ था। यारम, कई आवाजें एक साथ ही गूंजी थी। सभी जाम की तरफ बढ़ते, जो कच्ची जमीन पर पड़ा हुआ था। आंखें बंद थी, पल में हलचल मच गई थी। वो बेसाता खड़ी हुई थी, सांसें सीने में अटकने लगी थी। आज सख्ती से आंखों में हैरत, और एक फिर कर्ब से तासर वो बहू भी देख पाए थे, और फिर वो आंखें बंद हो गए थे। कब से रुके हुए आंसू अब बहने लगे थे। दिव्या साहिल से देखता हुआ बेबसी से बोला था। ग्रे सिलवट पर लगे सुट्टू में भलपूस बिखरे से बाल, लाल होती आंखें, वो बेबसी की इंतहा पर था। आगे बढ़कर उसे तसल्ली या फिर दिलासा तक नहीं दे सका था। वो कहाँ से उसे दुखी नहीं दे सकता था, और अब उसे रोते हुए देख रहा था। वो सख्ती से मुठियां बीच गया था और फिर लंबे लंबे डग पड़ता निकलता चला गया। बदले की आग उसे भी अपनी लपेट में ले चुके थे बुरी तरह। मुंह पर हाथ आते दिव्या ने सिसकी रोकी थी। वो रोते रोते अब भी सामने देख रहे थे, जहाँ पर अब जाम को सहारा देते घर में बिठाया जा रहा था। इस अफरा तफरी में भी मीर आली की एक नजर दिव्या पर पड़ थी, और उसे यूं जाम के लिए रोता देखकर उसकी रगे मजीद तन गए थे। हाँ, वो थी तो बनी ही, मगर उसके नकाम में दी गए थे। जारम को लेकर जाते ही वहां पर रश कम होने लगा था। दिव्या ने तड़प कर चारों तरफ देखा था। यहाँ ही साहिल था और ना ही वहां पर दलावर हील था। वो आज अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। कोई भी अपना नहीं था उसके पास। ओ बीबी, कब से रोए जा रही हो? जल्दी चलो। वो चौंक का पीछे मुड़ी थी, जहाँ पर आस ही की उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी नागवार नजरों से देखे थे। चलो। उसे यूं ही खड़ा देखकर एक बार फिर से मगर कदरे ऊंची आवाज में बोले थे, और साथ ही चलने का इशारा भी किया था। वह दोनों एक गाड़ी में बैठकर हवेली आ गए थे। वहां उसे कोई भी नहीं मिला था सिवाय मुलाजमों के, और भंडो नामी एक मुलाजम ने उसे कुछ सब कुछ बताया था, इतना कर्ज लहजे में कि बस उसे देती रह गई थी। आज उस शहजादी को मुलाजम भी मुलाजम नहीं समझ रहे थे। रात हो रही थी और वही बन्नो
उसे एक स्टोर नुमा कमरे में लेकर आई थी। बीबी बस अब सारे नारे खत्म करो और आज से तुमने यहीं रहना है जब तक बड़े सरकार और साइन ना आ जाए। आज के बाद तुम्हारा कोई फैसला होगा। और हाँ, नागवार लहजे में कहती वो जरा रुकी थी। तुम्हें खून बहा में तो मांग लिया, मगर याद रखना आली साइन तुम्हारे कातिल भाई की लाश देखने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। माँ बीबी का कत्ल इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। तुम देखता कैसे दोहरी अजियत मिलती है तुम जालिमों को। वह नागवारी व हकारा से बोलती उसे जरा सा अंदर को दिखा देती, दरवाजा बंद करती निकल गई थी। वो अब तक चल खड़े थे। वनी वो उसे धीरे से बड़बड़ाई थी। उसे डर लगा था अब सच में कि कहीं साहिल को कोई नुकसान ना पहुंचे। वो इधर ही जमीन पर बैठ गई थी। जमीन पर वो स्टोर से भी छोटा कमरा था जिसके दरमियान में ऊपर एक जीरो बल्ब झूल रहा था। एक साइड पर कबाड़ शबाड़ पड़ा था और दूसरी तरफ से उधर कोई भी पुरानी चारपाई बिछी हुई थी। आज ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब भी कुछ खाने का होश नहीं था। उसे जाम की याद शिद्दत से आई थी। काश ये सब ना होता। ये काश सब ना होता तो कितना अच्छा था। काश काश। साहिल की टेंशन अलग और अब कमरे में अलग उसकी सिसकियां गूंज रहे थे। घड़े फ्रॉक पहनने, बाल खुले छोड़े, दुपट्टा एक कांधे से झूलता वह कमरे में दाखिल हुई थी। दरवाजा वह होते ही काफी जोर से दरवाजा बंद किया था। दुपट्टा उतार कर उसने दूर फेंका था। नहीं, ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? आली साइन तो मेरे थे। ये अफाफ कहाँ से आ गए? नहीं, नकाह कैसे हो सकता है उनका? नहीं, मेरा हक मेरा नसीब। वो अफाफ नहीं ले सकती। वो पागल सी होती। ड्रेसिंग टेबल से सब कुछ नीचे फेंक गए थे। कीमती परफ्यूम टूटने की वजह से पूरे कमरे में महक फैल गए थे। नहीं नहीं, अफाफ नहीं। आज मेरा मंगनी थी ना आली साइन से। ये नकाह कैसी हो गया अफाफ का? आपकी उसने जाजी बेड से तकिया बेड शीट सब उतारकर फेंका था। उसके चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ दुख व नफरत वाजिया हो रहे थे। वो नापसंदीदगी जो बचपन में थी अब नफरत में बदल गए थे। कुछ ही पल में वो तो भूल ही गए थे कि कोई अफवाह भी थी और साथ में वो नापसंदीदगी बेगम हो गए थे। मगर अब अचानक से, बहुत अचानक से याद आई थी। तो कैसे? मीर आली के मनकूहा बनकर। अभी उसे पता चला था कि हशमत हील ने खून बहा में दिब्या उर्फ अफवाह को वनी में लिया था, वो भी मीर आली के नकाह में देकर। उसका दिमाग भी शल हो गया था। वो अब वजूद भी साकत हुआ था। उसे पता चला था कि खून बहा में कुछ लिया आ जाएगा, मगर 2 दिन पहले तो आली ने दो टोक अंदाज में कहा था कि वह खून का बदला खून ही का लेगा और उसे कुछ नहीं चाहिए। वो मुतमिन हो गई थी। और अब ये क्या? ये कैसी हब्बड़ आ गई थी? उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस हकीकत को हवा में बदल जाए। कैसे अफाफ को मीर आली की जिंदगी से निकाले कैसे? नहीं नहीं, अफाफ तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। तुम हाँ, तुम सिर्फ वनी हो। वनी, खून बहा में आई हुई वनी। हाँ तो तुम हुई हो ना। तुम्हें मैं आली के पास तक नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। तुम अफीफ वनी हो। वो हिचकियों से दरमियान में बेरवत से जुमले बोल रही थी। आंसू से पूरा चेहरा तर होता, लाल अंगारा हो रहा था। आंखों में दिव्या के लिए अजीब सी नफरत थी। मलाइका बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बड़ी हवेली जाना है। बाहर से कब से दरवाजा खटखटाती फौजिया बेगम अब चलाकर बोलती। वो छोटे कदम उठाती हुई इस कमरे में आई थी, जो कि कमरा शायद महम का था। वो कहीं से भी किसी तरह से बस एक बार लाल हवेली फोन करना चाहती थी। वो उन्हें बताना चाहती थी वो किसी भी तरह करके साहिल को कहीं बाहर भेज दें, कुछ करें। यहाँ बड़ी हवेली में तो सब अब भी हाल के उनके प्यासे होते फिर रहे थे। काफी सुबह थी अभी। उसे सामने कोई भी नजर ना आया था, तभी तो देख रही थी। उस स्टोर में कमरे से उसे भूख निकाल रही थी। अब तो भूख से बुरा हाल था। किसी को ना देकर वो कोई फोन वगैरह देखे थे। उसका समझ नहीं आ रहा था कि उसे वनी करने के बाद भी वो क्यों साहिल को मारना चाहती है। उसे शदीद डर लग रहा था। कमरे में आते बेसाता उसने पीछे मुड़कर देखा था। अगर उसे यहाँ पर कोई देख लेता तो न जाने उसे क्या सजा सुनाते ये सफाक लोग। हालत तक करते थे, चारों तरफ नजर दुराई थी। जब उसकी नजर एक तरफ टिके थे, इन मेहरान आंखों में चमक दर आई थी। वो भागने के अंदाज में स्टडी टेबल तक पहुंची थी। वहां पर रखा मोबाइल उसने किसी आखिरी उम्मीद की तरफ उठाया था। वो शायद माहम का ही पुराना मोबाइल था। सांसें उसकी रुक रुक कर चल रही थी। खून से पसीना आने लगा था। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया, मगर जैसे ही ऑन किया तो आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। मोबाइल में सिम नहीं थी। उसने बेसाता रोना आया था, शदीद रोना। ऐसी सूरत हाल तो कभी आई ही नहीं। कभी इतना खौफ, इतनी बेबसी महसूस ही नहीं की थी। और अब सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंखें बरसने लगी थी, मगर फिर अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई देती उसकी हिचकी रुकी थी। मोबाइल वाला हाथ उसने छुपा लिया था अपने जालीदार दुपट्टे में। आंखें सती से नीचे वो दुआ करती कि काश ये सब हवा हो जाए। ये डर, ये तकलीफ, ये हकीकत हवा बन जाए। क्या है हाथ में? क्या छुपा रही हो?
वो बिल्कुल सर्दोसपाट लहजे में बोला था। दोनों हाथ सीने पर बांधे उसकी पुश्त को देख कम और गुड़ ज्यादा रहा था। दिव्या सांस तक रोक गई थी। वो मुड़ी नहीं थी, इस तरह खड़ी रही थी। डर से हथेलियां नम होने लगी थी। हाथ में पकड़े मोबाइल पर गिफ्ट काफी सख्त हो गए थे। कुछ नहीं, खुश्क पड़ते हुए होंठ तर्क करती वो बामुश्किल बोली। उसके माथे पर कई बाल पड़ते। झूठ, हाँ झूठ से उसको सख्त नफरत थी। वो फिर सामने खड़ी लड़की से तो उससे और भी ज्यादा नफरत महसूस हुई थी। गुस्सा कुछ और बढ़ गया था। ये उसने पल में आगे होते हुए उसके हाथ से मोबाइल खींचा था। हवेली फोन कर रही थी ना। लहजा पिला का सर था, रगे मजीद तन गई थी। उसका दिल किया था कि सामने खड़ी लड़की को मार ही दे। नहीं, खौफ से कम थी। वह मुश्किल बोलती। मीर आली के तासरात से उसकी जान लबों को आए थे। उसे नहीं आदत थी ये सब झीलने की जो वो एक हफ्ते से झील रहे थे। झूठ, मोबाइल को सामने टेबल पर पठाते वो धरा था। तुम भी बचाना चाहती हो ना साहिल हिल को। तुम यहाँ पर मेरी हवेली में रहकर बगावत करोगे। तुम्हें समझ नहीं आई यहाँ के असूल। तुम्हें मेरे असूल समझ नहीं आए। तुम इस बेगारत इस कातिल को बचाओगे। उसका बाजू अपने सर गिरफ्त में लेता वो दहाड़ते हुए बोला था। वो दोनों काफी करीब हो गए थे। गुस्से की शिद्दत से लाल होती आंखें, लौ छलता चेहरा, तनी हुई रगें, ऊपर से उसके सर्द सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस करती वो पागल हो रहे थे। और फिर वो बोल कहाँ रहा था, वो तो जहर उगल रहा था। लाला ने कुछ नहीं किया। हो पर काबू पाती वो बिल्लू आंखें उसकी बुरी आंखों में गाड़ती हुई थी। शट अप, जस्ट शट अप। जान ले लूंगा तुम्हारी जो इस कमीने की तरफदारी की। बाजू पर मजीद गिरफ्त मजबूत करते वो स्पाट लहजे में घुराया था। उसका दिल किया कि दिव्या का मुंह तोड़ दे, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात की नफी कर थी। उसकी बात की नफी, वो भी एक खून बहा में आई हुई लड़की कर थी। गुस्से से उसका दिमाग फटने लगा था। नहीं नहीं किया लाला ने कुछ भी। ये आपके बाबा साईं की साजिशें हैं। उन्होंने पहले बाबा साईं को नहीं छोड़ा था, अब लाला के पीछे पड़ गए हैं। और मुझे, वो रोते रोते बोलती हुई रुकी थी। उसे रुकना पड़ा था। खुद के लिए वनी लफ्ज इस्तेमाल करना अभी इतना आसान नहीं था। वनी तो कर दिया, खून बहा मिल गया। जो अब प्लीज। दोनों हाथों को उठाए उसने मीर आली के सामने जोड़ा था। गले में आंसू का फंदा सा उभरा था। उनका पीछा छोड़ दे, बंद कर दे हमें बर्बाद करना। आप सब एक जैसे हैं, मुनाफिक, बूढ़े साईं जैसे मकार था। उसकी बात बीच में रह गए थे जब मीर आली का हाथ बेसाता उठा था। उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वो ड्रेसिंग टेबल के एक जानब पर हुई थी। बाल सारे चेहरे पर आ गए थे। नासमझी, हैरत, बेयकीनी, अदराक और फिर हैरत, तकलीफ से उसकी आंखें लबालब बरसने लगे थे। आगे बढ़कर मीर आली ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। उसका दिमाग बिल्कुल शल हो गया था। वो कल की आई लड़की क्या क्या सुनाई जा रही थी उसे, उसके खानदान को। बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। खबरदार खबरदार, जो आंटा जुबान चलाए तो गुद्दी से छीन लूंगा मैं। और एक बात दिमाग में बिठा लो, तुम यहाँ वनी होकर आई हो। जिस ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती हो ना, जानती तो होगी वनी का मतलब। तो इस बात को याद रख लो कि अगर तुम कहीं की शहजादी थी तो माजी था। अब हाल में तुम्हारी औकात किसी मुलाजम के जितनी भी नहीं है। तो याद रहे कि जुबान का यहाँ तो इस्तेमाल तर्क कर दो या फिर मेरे सामने बोलना बोल जाओ, वरना वो हाल करूंगा एक जिंदगी तक याद रखोगी। उसके बाद मुट्ठी में जकड़े उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ता वो सर मैडी से गोया हुआ था। चेहरे इतने करीब थे एक दूसरे के सांसों की तपश अपने चेहरा महसूस हो रही। वो सिसकी थी। अपने मोमी हाथ उसके मजबूत हाथ पर रखते अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सर में टीसे उठ रही थी। अभी तो फिर उसका दर्द सहर नहीं पाया था कि दूसरी तकलीफ पहले मिली थी। सुबह सवेर चेहरा रोने से लाल हो गया था। खूबसूरत चेहरे पर दर्द तकलीफ के तासर नाजुक लबों को दांतों से काटती वो उसे बचपन का एक चेहरा याद ला गई थी। वो रोता चेहरा, वो जिद्दी चेहरा, वो मासूम सी गोल मटोल अफाक याद आ गए थे, जो हर किसी से लड़ने के बाद, उसे तंग करने के बाद उसी की शिकायत लगाने आली के पास आ जाया करते थे। मगर वो आंसू तो झूठे थे। और ये उसने झटके से उसको छोड़ दिया था। ये क्या किया उसने? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने क्यों हाथ उठाया था? वो तो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया करता था। फिर क्यों? उफ, एक आखिरी निगाह उस पर डालते वो लंबे लंबे डग पड़ता बाहर निकल गया था। वो रोती सिसकती इधर ही बैठती चली गई। प्लीज ये थोड़ा सा पी लो, जमान हिल ने चम्मच इलाफ के मुंह के करीब करते हुए कहा था। मगर वो बस रोई जा रही थी। थोड़ा सा? आपकी उसने चम्मच उसके लबों से लगाई थी। ना चाहते हुए उसने मुंह खोल दिया था। जब से जमान ने उसके गाँव में होने वाले वाक़े के बारे में बताया था, वो बस तब से रोई जा रही थी। और अब तो उसे बाहर हो रहा था। महम को मरे 9 दिन और अफाफ के बनी हुए 2 दिन हो गए थे। जमान ने उसे कल ही बताया था। चूंकि मामला गांव का था और वो लोग आपस में ही फैसला करते थे, इसलिए खबर टीवी पर नहीं चलाई गई थी। और इसी वजह से इलाफ को पता भी नहीं चला था। पहले तो जमाने ने सोचा कि उसको ना बताए, मगर अफाफ के बनी होने वाली बात वो छुपा नहीं सका था। पहले
اسے امید تھی کہ وہ ہون بہا میں ونی کا نہیں کہیں گے، اس لیے چپ تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ معاملہ پہلے کسی کنارے لگے تو ہی بتائیں۔ کافی دنوں بعد وہ حویلی گیا تھا اور وہاں پر جو خبر ملی وہ خود بھی کچھ پال ساکت میں چلا گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ماہم جو اس کے ساتھ پکن پکڑائی، گلی ڈنڈا اور ندی کے کنارے کھیلتی تھی وہ یوں اچانک مر گئی۔ ابھی تو شاید وہ 19 سال کی ہوئی ہو۔ اتنی اچانک اتنی جوان موت یقین کرنا مشکل تھا، اور پھر پورے گاؤں کی طرح اسے بھی یہی پتا چلا تھا کہ قتل ساحل ہی نے کیا ہے۔ پہلا دج کا کام تھا کہ دوسرا بھی لگا تھا۔ سارے گاؤں کی طرح اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ ساحل نے کیا ہے، کیونکہ ساحل ہل کے اپنے علاقے کے لوگوں نے گواہی دی تھی، اور پھر یہ بھی سب جانتے تھے کہ ماضی میں ہونے والے واقعے کچھ خوشگوار نہیں تھے ان کے، اور ان واقعات کا کوئی بھی خاص فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا، اور اب تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ساحل ہی نے حشمت ہل سے ماضی کا کوئی حساب پورا کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نور خان نے جب بتایا کہ گاڑی میں حشمت ہل کی بیٹی ماہم ہل ہے تو بیگ اس نے تب رکھا تھا۔ پھر کچھ دن وہ حویلی میں ہی رہا تھا۔ جرگے والے دن وہ جرگے میں بیٹھا تھا اور اس نے دل سے دعا بھی کی تھی کہ افواف کو خون بہا میں نہ دیا جائے، اور اسے یقین بھی تھا۔ مگر پھر ایک اور دھماکہ ہوا تھا اس پر جب افواف ہل کو ونی کر دیا گیا تھا۔ وہ تو دعا بھی نہ کر سکا تھا اس کے لیے۔ وہ جانتا تھا ونی کا مطلب، اور پھر پرانی دشمنی، اور وہ بھی حشمت ہل سے۔ اس کی دشمنی کتنی مہنگی پڑتی تھی یہ زمان ہلی سے زیادہ کوئی کیسے جان سکتا تھا۔ تب کہ زمان ہل نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھوئی تھی، اور پھر بھی قیمت ادا نہیں ہو پائی تھی، اور یہاں اسے تھوڑا سا شک ہوا تھا۔ اسے یہاں آ کر لگا تھا کہ ساحل بے گناہ ہو سکتا ہے، شاید اسے لگا تھا حشمت ہل نے پھر کوئی بساط بچائی تھی اور قسمت کا دہانی ہوا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بازی جیت گیا تھا، مگر پھر دماغ میں آتا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کیوں گروی رکھے، اور جب جانتا ہو کہ بازی جیت کر وہ بیٹی ہار جائے گا، کیوں وہ بازی کہلائے گا۔ خیر وہ خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا، اور پھر شہر آ گیا تھا اور حوریہ کو سب بتا دیا تھا، اور وہ تب سے بس روئی جا رہی تھی کہ ساحل بے گناہ ہے، اور افاق کے ساتھ ہوئے ظلم پر اس کے لب ساکت ہو چکے تھے۔ اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا بولے تو اس کے غم کا مداوع ہو سکے۔ جب ایسے کوئی بھی الفاظ نہیں ملتے تو وہ دوبارہ رونے لگتی تھی۔ جانا سب ٹھیک ہو جائے گا، رو مت، اس کا چہرہ اوپر کرتے اس نے تشنا لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا۔ زمان وہ اٹکی تھی۔ زمان کی بڑھتی ہوئی قربت نے اسے بخلانے پر مجبور کیا تھا۔ زمان گاؤں جاننا چاہتی ہوں، خشک پڑتے لب تار کرتی ہوئے ایک کی سانس میں بولتی، وہ جو اس کی بات کا بے ساتا چونکا تھا، مگر پھر اس کی نظریں اس کی گلابی لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ گلے میں گلٹی سی ابھرتی، دل نے بے ساتا کوئی فرمائش کی تھی، اور وہ بے خود ہوتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ یہ لاف کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی وہ خود کو سیراب کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی، وہ جو اس کی طرف سے کوئی بھی جواب سننا چاہتی، اس اچانک سے عمل پر بخلا سی گئی تھی۔ آپ کے اس کی سانسیں بند ہو رہی، مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ پہلے سے اس کی مضبوط گرفت میں تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا تھا۔ جب اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی تو اس نے اپنے لب کیوں ہٹا لیے تھے۔ ماتھا اس کے ماتھے پر ٹکائے وہ خود بھی گہرا سانس لے رہا تھا۔ پورا چہرہ لال ہو گیا تھا، کچھ اس کی شتنوں کے بعد اور کچھ حیا کے بعد۔ گہرے سانس لیتی وہ اپنا منتشر سانسیں درست کر دے۔ گاؤں جانا تمہارا مناسب نہیں ہے، آپ کے اس کے گال پر ہونٹ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہاں سب کو میری ضرورت ہوگی۔ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی، وہ دوبارہ سے سب یاد کرتی رونے والی ہوئی تھی۔ زمان نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ اب اکثر لینس لگانے لگتی تھی، مگر ابھی نہیں لگائے ہوئے تھے۔ تم ان سب کے لیے مر گئی ہو، پورا گاؤں جانتا ہے، اور اب تو باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھے وہ کہتے ہوئے رکا تھا۔ وہ اب اپنے ہونٹ کاٹتی بھی خود کو رونے سے باز رکھے تھے، مگر نیلی خوبصورت آنکھیں نم ہو تھے۔ اور اب تو تمہارا چہرہ بدل چکا ہے۔ الٹے ہاتھ سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتا ہوا بولا تھا۔ آپ کے اس کے لہجے میں اذیت تر آئی تھی، اس کی اپنی وجہ سے وہ اپنا اصل چہرہ کھو چکے تھے۔ بس خاموش، بہت کہہ لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے، اب ایک اور لفظ نہیں۔ وہ اونچی آواز میں دھارے تھے۔ دلاور میرا یقین کرو وہ سب برباد کر دے گا۔ گلزار ہی نے ایک بار پھر سے سمجھانا چاہتا۔ وہ اب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ گل خان اور لال خان بندوق اٹھائے دونوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے کہ اب حکم ہو وہ دوسرے کا سر اڑا دے۔ نکلو باہر، دلاور ہی نے غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ دلاور میری بات سنو، اس نے دوبارہ کہا تھا۔ آپ کے دھکا زور کا تھا اور وہ کچھ دور ہوا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ دلاور میری بات سنو، وہ برباد کر دے گا تمہیں، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، یقین کرو میرا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، تم غلیظ آدمی، تم دوستی میں دھوکہ دے رہے ہو، تم بدلہ لے رہے ہو، تم خود آستین کا سانپ ہو، ڈس خود رہی ہو اور الزام اس پر۔ اس نے مجھے خود کہا ہے اور میں نے خود اسے تمہاری بیوی کے بارے میں غلط کہتے۔ حویلی میں کانوں کی چیرتی دونوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اب وہاں پر کئی ملازم کھڑے تھے، وہ اب حویلی کے باہر پہنچ آئے تھے کہ سامنے
ساری گاڑیوں کے پاس کھڑے گلزار ہل کے آدمی کو پریشان ہوتے بندوق سنبھال چکے تھے اور انہی بندوں کے اٹھاتے دیکھ کر دلاور ہی کے لوگ بھی الرٹ ہو گئے تھے۔ منظر یوں تھا کہ 3 اطراف میں ان دونوں کے آدمیوں کو گھیرا بنایا ہوا تھا اور چوتھی طرف حویلی اندرونی دروازہ تھا۔ پہلی سیڑھی پر دلاور ہل جبکہ دوسری پر گلزار ہل تھا اور دونوں ایک دوسرے کو چپکبار تھے اور پھر خاموشی چھا گئی جب دلاور ہی نے اسے دکھا دیا تھا اور وہ سر کے بال گرا تھا۔ 4-5 سیڑھیاں تھی اور وہ اب نیچے گرا ہوا تھا۔ سر میں درد اٹھا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ لاش تمہاری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، دلاور ہی سی پا ہوتا چلایا تھا۔ گلزار ہی نے تعصب سے انہیں دیکھا تھا اور پھر گہرا سانس لیا تھا۔ لال ہتھ گاڑی نکالو۔ اب وہ لال ہان سے مخاطب ہوئے تھے۔ ان کے بولتے ہی ان کے سارے ملازم پل میں پوزیشن چینج کرتے ہوئے اب گاڑیاں سٹارٹ کر رہے تھے۔ وہ کب سے کچن میں کھڑی کام کر تھی، باقی کے ملازمین کے ساتھ اسے کوئی کام کرنے تو نہیں آتا تھا مگر اب دوسری ملازموں کو دیتے وہ کر رہی تھی اور کچھ وہ سمجھا رہے تھے۔ اب بھی کری پکانے کے لیے وہ مسلسل لسی ہلا رہی تھی، بس ایسے ہی کام ابھی اسے اور کروا رہے تھے۔ نظروں کی تپش کے بعد افام نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، کہیں کوئی چہرہ اس کے دماغ میں ابھرا اور پھر سے اسے یاد بھی آ گیا کہ وہ کون تھی، مگر اس نے کوئی بھی تعلق دیے بغیر چہرہ واپس موڑ لیا۔ وہ اس کا خود کو اگنور کرنے پر ہی جل گئے تھے۔ اوہ تو تم ہو وہ جو بنی ہو کر یہاں پر آئی ہے، اسے دیکھتے وہ کاٹدار لہجے میں بول تھی۔ دل میں چبھن ہوئی تھی مگر وہ ہنستی تھی۔ وہ پھر ملیکا کو یہ بھی ماننا پڑا کہ ہنستے ہوئے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ ہاں میں ہی ہوں۔ اس کا لہجہ بھی سپاٹ ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ ملیکا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ملیکا نے ہنکورا بڑھا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ تم نے مجھ سے عالی سائیں کو چھین لیا۔ اس کا لہجہ حیرت انگیز تھا۔ دونوں اب سینے پر ہاتھ باندھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ فضول لوگوں اور باتوں کو سوچ کر میں وقت برباد نہیں کرتی ہوں، وہ اسی کے انداز میں بولتی وہ باہر نکلے تھے۔ تم نے مجھے اور عالی سائیں کو فضول کہا؟ تمہاری اتنی ہمت! تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اب وہ محلوں میں رہنے والی کوئی شہزادی نہیں ہو جس میں اتنی اکڑ ہو، بلکہ تم خون بہا میں آئی ونی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولتی۔ پہلی بات، وہ انگلی پر گنتی ہوئے مسکراتے ہوئے بولے تھے، میں نے تمہیں یہاں کسی سائیں شائیں کو فضول نہیں کہا۔ اگر تمہیں ایسا لگا تو مسئلہ تمہارا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کی اس نے دوسری انگلی رکھ کر گنا تھا۔ میں تو کچھ نہیں بولی مگر شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ میں وہ رکی تھی، حلق تار کیا تھا کہ میں خون بہا میں بنی ہو کر ادھر آئی ہوں، نہ کہ تمہاری حویلی۔ اس لیے مجھ پر اس حویلی کے علاوہ کسی کا کوئی روب نہیں جا سکتا۔ اور آخری بات، آپ اس نے ملیکا کے بری آنکھیں خوبصورت آنکھوں میں اپنی نیلی خوبصورت آنکھیں گاڑی تھے۔ آج تو یوں، اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا جو لال ہو رہا تھا، آج کے بعد میں ایسا کچھ تم سے برداشت نہیں کروں گی اور پھر آگے کی ذمہ دار تم ہو گے۔ وہ مسکرا کر بولتی اسے تیش دلا گئی تھی۔ ملیکا نے پل میں آگے بڑھتے ہوئے اس کی چوٹی اپنے ہاتھوں کے ساتھ گرفت میں رہی تھی اور اتنی سختی سے پکڑی تھی کہ آفاق کو اپنے سر میں ٹیسے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ نیلی آنکھیں لبالب پانی سے بڑی تھی۔ اب بولو کیا کرو گی؟ ہاں بولو، وہ نفرت سے پھنکارتی ہوئی بولی تھی، ساتھ ہی گرفت اور سخت کی تھی۔ غصے سے اس کا سفید چہرہ لال ہو گیا تھا اور دبیا کو تکلیف سے۔ کیا کرو گی تم میرا؟ ہاں تم صرف ونی ہو، چڑکے سے اس کے بعد چھوڑتی وہ تنتیا بولتی۔ کچھ پل حیرت سے تو دیکھتی رہی، کوئی کبھی اس کے ساتھ یوں پیش آ سکتا تھا؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا کروں گی میم؟ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ لو پھر دیکھو چٹا۔ اس نے کومل ہاتھوں کا تھپڑ ملیکا کو دائیں گال پر دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ گال پر رکھے، آج کے بعد دور رہنا، مسکرا کر بولتی وہ واک آؤٹ کر گئے تھے۔ وہ عالی کے کمرے میں سائڈ کوچ پر بیٹھی رول تھی اور سامنے عالی لب بیچے ادھر سے ادھر چکر لگایا رہا تھا۔ اب ملازمہ سے کہہ کر اس نے دبیا کو بلایا تھا۔ اس نے بند دروازے کے دیتے گہرا سانس لیا تھا۔ ملیکا کے سامنے تو وہ ننڈار بن گئی تھی مگر اب اس ظالم کے سامنے پیش ہوتے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ابھی تو پہلے تھپڑ کی تکلیف انہیں بولی تھی کہ شامت دوبارہ ہو گئی تھی، وہ تو آ گئی جلدی تھی مگر اب اندر جانا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، بدتمیزی سے پہلے اس نے وچ نے کی تھی۔ اس نے خود کو ہی ایک کھوکھلی سی تسلی دیتے نا پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اندر آ گئی تھی۔ جی میر سائیں آپ نے بلایا؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتی بابا مشکل بولتی، ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ اب چہرے پر بھی پسینے آنے لگے تھے۔ تم نے ملیکا سے بھی بدتمیزی کی ہے؟ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ نہیں تو میں نے تو نہیں کی، وہ جڑ سے بولتی کہ آپ کے ڈر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ملیکا کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ملیکا ادھر آؤ۔ وہ اتنے زور سے دھڑا کہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھلی تھی۔ اب دونوں کو ہی نانی یاد آئی تھی۔ جی وہ اب اس کے پاس آ گئے تھے۔ آپ بتاؤ کہ تم کے اسے دبیا کی طرف اشارہ کیا کہ ملیکا جھوٹ بول رہی ہے کہ تم نے بدتمیزی کی اسے
اور اس پر ہاتھ بھی اٹھایا. میں تو بدتمیزی معاف نہیں کرتا, تم نے تو اس پر ہاتھ اٹھایا. بولو, کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے؟ وہ غضبناک تاثر لیے ڈرتے ہوئے بولا تھا. غصے سے رگیں تن گئی تھی. میں نے بدتمیزی نہیں کی, پہلے اس نے کی تھی, اور لڑائی بھی اس نے کی تھی, میں نے نہیں. آنسو کو ضبط کرتی وہ دھیمے لہجے میں بولتی اور چہرہ بالکل جھکایا ہوا تھا. لڑکی, تم بنی ہو کر جہاں پر آئی ہو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے کوئی بھی, اور جب تمہاری کوئی عزت ہے ہی نہیں تو تمہاری بےزتی کیسے ہو گئی؟ اور ملائکہ نے جو بھی کیا وہ تم اور تمہارا خاندان ڈیزرو کرتا ہے. اس کے نازک بازو کو اپنے ساتھ گرفت میں لیتے وہ بولا. نہیں, زہر ابل رہا تھا. آپ کے ضبط کیے ہوئے آنسو کی حدود ختم ہوئی تھی. وہ بار توڑتے ہوئے چہرہ بگوڑ تھے اور نیلی آنکھوں نے ایک شکوہ کی نظر سے بری آنکھوں میں دیکھا تھا. پل میں نظروں کا تصادم ہوا تھا اور نازک بازو پر سب گرفت ہلکی ہوتی, اور پھر جھٹکے سے علی نے اسے چھوڑ دیا تھا. وہ چہرہ جھکائے بنا آواز کے روتے اپنا بازو مسل رہی تھی. علی کے حکمیہ لہجے پر بھی چہرہ نہیں اٹھایا تھا, البتہ رونے میں شدت آئی تھی. تمہیں آواز آ رہی ہے؟ وہ خود کو نظر انداز کرتے دیکھ کر اور غصے سے بولا تھا. آئی ایم سوری. وہ گہرا سانس لیتی پل میں بولی تھے. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا دروازہ ناک ہوا تھا. آ جاؤ. اتشاف پر قابو پاتے وہ باریک گمبھیر آواز میں قدرے اونچا بولا تھا. وہ ملائکہ بی بی, وہ بڑی بیگم نے آپ کو بلایا ہے, جلدی. سکینہ مودم سے بولتی. چلو. وہ سکینوں کا اشارہ کرتی ایک مسکراتی نظر علی اور کاردار نفرت سے بھرپور نظر دیبیا پر ڈال کر نکل گئی تھی. اس کے جاتے ہی وہ دیبیا بھی مڑی تھی جب اچانک سے اسے رکنا پڑا. اس کی نازک کلائی میر کے ساتھ گرفت میں تھی. وہ سانس تک رو گئی تھی, مڑی نہیں. ہلکا سا جھٹکا دیتے میر نے اسے اپنی طرف موڑا تھا. ہاتھ اب بھی اس کے ساتھ گرفت میں تھا. کیوں بدتمیزی کی ملائکہ سے؟ اس کے بیکے چہرے پر نظریں مرکوز کی وہ سخت لہجے میں بولا تھا. میں نے نہیں کی. اس کے ساتھ گر سے اپنی کلائی نکالنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہوئی تھی. تو میں جھوٹ بول رہا ہوں یا وہ سخت لہجے میں بولا تھا. وہ دیبیا نے بنا دیری کیے جٹ بولا تھا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی پوچھ سے اپنا گال صاف کیا تھا. اچھا, اسے سمجھنے کے انداز میں سائل لایا تھا. دوبارہ مجھے کہیں غلطی سے بھی اس کے آس پاس نظر نہ آؤ, سمجھ رہی ہو نا؟ اور ہاں, اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی بری آنکھیں گاڑتے سپاٹ لہجے میں بولا. دوبارہ کسی سے بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی منع کرنا. میں سختی نہیں کرنا چاہتا اور مجھے مجبور بھی مت کرو. بات پوری کرتے ہوئے اس نے پل میں اس کی کلائی چھوڑ لی تھی. سر ہاں میں ہلاتی وہ سسکی روک چکے تھے. اب جاؤ اور کوشش کرنا کہ یہ پرانی اپنی عادتیں ختم کر دو. جتنی جلدی ہو سکے یہ تمہارے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا. اس کا لہجہ ہونس سردس پار تھا. وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. ایک نظر دیبیا نے اس ظالم کو دیکھا تھا اور اچانک اس کے دماغ میں یارم آ گیا تھا اور دل میں ایک تیز سی اٹھی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسا ہے, کہاں تھا 2 دن سے, اور یہ بات اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر تھی. وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی اس نے حلق تار کیا تھا اور اب وہ اسی سے پوچھ سکتی تھی. وہ چونکا تھا مگر مرا نہیں تھا. اسے لگا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. جو کہنا ہے جلدی کو. باہر دیکھتے وہ سخت لہجے میں بولا تھا. وہ ایک دم اچھلی تھی. جتنی ہمت جمع کی تھی اس کی اتنی سخت لہجے پر سب ہوا ہو گئے تھے. کچھ نہیں. وہ جلدی سے بولتی باہر کو بھاگی. وہ مجھے اچھی لگتی ہے. تمام میں کسی کی باریک گمبھیر آواز گونجی تھی. بند آنکھیں پل میں کھلی تھی. آنکھوں میں سرد میری کچھ اور بڑھ گئے تھے. رگیں تنی ہوئی صاف ظاہر تھی. کیا دیبیا بھی؟ اس نے اپنے بڑے گھنے بالوں کو ہاتھ کی سخت گرفت میں قید کیا تھا. بیڈ پر سفید ہاسپٹل کا لباس پہنے وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا. ہوش اسے پرسوں ہی آ گیا تھا مگر وہ اب بھی ہوش میں نہیں آیا تھا. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. کیسے اس کے سامنے دیبیا کسی اور کی ہو گئی تھی, اور یہ سوچ اس کے دماغ میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی. تم اپنی بیٹی کو ونی میں دے دو. اس نے بہت ہی مزے اور آرام سے ان پاس بم پھینکا تھا. کچھ پل وہاں پر سکوت آ گیا تھا. ساحل ہل نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھی. آواز اس کی کافی اونچی تھی. دلاور ہل, اچھی طرح سوچ سمجھ کا فیصلہ کرنا. ساحل کی تمہارے خاندان کا واحد چشمہ چراغ ہے. آخری فیصلہ اتوار کے روز ہوگا. پھر لوگ اٹھتے چلے گئے تھے اور یارم کے ساتھ ساتھ میر علی کو بھی تھوڑا اطمینان ملا تھا. آج اتوار تھا اور شام میں جرگے نے بیٹھنا تھا. یارم جو حجرے میں جا رہا تھا حشمت ہل کے آواز پر رکا تھا. جی بابا سائیں, وہ مودم سا بولا تھا. ہاں, وہ ہاسپٹل والوں کا فون آیا تھا. کچھ بل اور ضروری باتیں کرنی ہے. میں جا نہیں سکتا کیونکہ شام میں جرگا ہے اور علی نے صاف منع کر دیا. تم ایسا کرو, ہاسپٹل چکر لگاؤ. کافی لوگ ہیں ہماری ادھر, ان کو ضرورت ہوگی. شام تک تم آ جاؤ گے. جرگے میں آ جانا. جی بابا سائیں, مگر خون کے بدلے صرف خون ہونا چاہیے, ونی نہیں. آپ کی وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا. ایسا ہی ہوگا. انہوں نے تسلی سے اس کا کانا تھپتھپایا تھا اور وہ باہر نکل گیا. خون کے بدلے خون تو کبھی نہیں ہوگا. ہاں 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 ہاں, خون کے بدلے. کاش تم بھی علی جیسے سفال کے ہوتے تھے. تمہاری مانگ کو تمہارے ساتھ ہی ونی کر دیا.
जाता, मगर मैं जानता हूँ तुम्हारी नरमी तुमसे कुछ सहन नहीं करवाएगी और मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी को तड़पता सिसकता देखकर दिलावर ही पूरी जिंदगी रोए। अब जब तक तुम आओगे फैसला हो चुका होगा और मैं जानता हूँ तुम्हारे होते वनी देने का फैसला कभी ना हो पाता। और फिर हुआ भी यही। जब आली उसे काल करता रहा, वो चाहता था कि अगर वनी करना ही है तो याम से कर दे, क्योंकि वो ऐसे तो साहिल को छूने का कोई इरादा नहीं रहता था और ना ही वो दिव्या से निकाह करना चाहता था। उसने सबको यही कहा था कि शाम के आने के बाद ही कोई फैसला होगा, मगर शाम की इंतजार करते शाम गहरी हो गई थी, मगर फिर निकाह हो गया। आज शाम बस वो डिस्चार्ज होने वाला था। ये सोच कर वो हलकान हो रहा था कि वो कैसे सामना करेगा दिव्या हिल का, कि मोहब्बत का दावेदार उसके हक में लफ्ज भी नहीं बोल सका। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा साईं? साहिल हैरत से चिल्लाया था। मैं ठीक कह रहा हूँ साहिल, अपने बाप के ये जुड़े हाथ देखो। दलावर ही ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े थे। यहाँ से चले जाओ, सब खो चुका हूं मैं, दोनों बेटियां, अब तुम्हें नहीं खो सकता। बाबा साईं, साहिल ही ने तड़प कर उनके दोनों हाथ पकड़े थे। ठीक है बाबा साईं, मैं चला जाता हूँ कुछ अरसे के लिए बाहर। वो जैसे हार मान गया था। शाम के साढ़े 11 होते, फिजा में एक शोर बरपा था। बड़ी हवेली में कई गाड़ियां जीप्स एक साथ आकर रुके थे। फिर काले लिबास में मलबूस गार्ड्स फुर्ती से उतरते हुए नीचे उतरते गाड़ियों से। जब एक बंदे ने आगे बढ़कर सफेद प्राडो का पिछला दरवाजा खोला था याम हिल के लिए। दूसरा दरवाजा खुलते मीर आली बाहर आया था। सामने ही दरवाजे पर मरियम बेगम, मोरे, फौजिया बेगम और मलाइका खड़े थे। उन्हें आता हुआ देखकर मरियम बेगम आगे बढ़ती। मेरा बच्चा, मेरी जान, कैसा है? उन्होंने उसका माथा चाहते हुए बेकरार से पूछा था। सब उसके पास जमा हो गए थे, जबकि आलिया अब हवेली के अंदर झांक रहा था। न जाने क्यों, मगर उसका दिल किया कि दिव्या कहीं पर सामने ना हो, और वो सामने थी भी नहीं। माँ साईं, ठीक हूँ अब। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। बच्ची, हो क्या गया था? तुम तो बहुत ही बहादुर हो। मोरे भी अब उसका चेहरा चुमती रोते बोलते। अरे मोरे, क्या कर रही है? अंदर चल ले। मलाइका ने आगे बढ़ते हुए जल्दी से कहा था, वरना रोने वाला सेशन शुरू हो जाने का अंदेशा था। हाँ हाँ चलो अंदर। मोड़े के बोलते वो सब अंदर की तरफ बढ़ गए थे। रात गहरी हो रही थी। सुबह उसकी फ्लैट थी और वो भी नहीं जाना चाहता था, मगर जाना जरूरी था। वो जाने से पहले एक बार मीर आली से मिलना चाहता था, इसीलिए वह नूर खान से मिला था, उससे मिलने के लिए कहा। और अब वो रात को आली के डेरे पर जाना चाहता था। उसने अपनी बुरी आंखें खोली, जिनकी पुतलियां गुलाबी होती। न जाने वो कितना जब्त किए हुए था। उसे इस वक्त इलाफ और अफाफ की याद शिद्दत से आए थे, जो दोनों ही न जाने कैसे गुम हो गई थी, उनसे दूर हो गई थी, उदास हो गई थी, बर्बाद हो गए थे। उसे तकलीफ से अपने बुरे बाल मुट्ठी में बीचे थे। बुरी आंखें लहू छिड़कने लगे थे, रगे तन गई थी। वो जब्त की इंतहा पाता। हशमत हिल उसे मुट्ठी बनाकर मुक्का जोर से साइड टेबल पर मारा था। एक एक बात का बदला लूंगा, एक एक तकलीफ के बदले अजियत दूंगा। तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है हशमत हिल, तुम्हें मात मिलेगी साहिल हिल से। तुम याद रखोगे किसी साहिल हिल से बाला पड़ा है। तुम मर कभी मुझे नहीं भूलोगे। तुम याद रखोगे साहिल हिल को, वो साहिल जो सहारा देने के बजाय तुम्हें डुबो देगा, तुम गर्क कर देगे तुम्हारे ही कहे गए खेलों में। जुनूनी अंदाज में बेरब से जुमले बोल रहा था। अचानक जोर जोर से दरवाजा बजा। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ, वह बारी आवाज में बोला। साईं साईं। वो मीनू जो हवास पाता सिंदरा थी, वो हासी बुखला गए थे और कुछ अंदर का मदद देखते परेशान हुई थी। क्या मैं लगाई हुई है, जल्दी बोलो। साहिल को भी अब परेशानी हुई थी। साईं, उसने खुश पड़ता हल्फ तैयार किया था। साईं, वो इलाफ बीबी आई है। उसने डरते डरते बात की थी। इलाफ? धीरे से बड़बड़ाता वो बाहर को भागा था। वो पानी का खाली जग लिए किचन में दाल हुआ था, जहाँ पर नीचे बैठकर सारी मुलाजमा खाना खा थी। उसके अंदर आते ही नूरी एकदम उठी थी। कुछ और चाहिए था साईं? उसने आली के हाथ से जग लेते हुए कहा था। नहीं, बस पानी ही डाल दो। वो बेजार सा रवानी में बोलता रुका था। उसकी नजर सामने अटक गई थी, जहाँ वो गुलाबी शलवार कमीज पानी दुपट्टे से बेनियाज पालू की चुटिया किए एक कोने में बैठी हुई थी और चेहरे पर कई आवारा लेटे झूल रहे थे। उसके सामने ही एक प्लेट में रोटी, जबकि दूसरे में पानी वाली दाल पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि उसने हाथ भी नहीं लगाया। उसने नजरों का जाविया बदला, मगर फिर उसी पर टिक गई। साईं। नूरी ने अब दूसरी बार उसे बुलाया तो वो होश में आया था। किसी गहरी सोच में गुम दिव्या भी चौंकी थी। एक नजर सामने खाने को देते उसने गर्दन मोड़कर देखा था, मगर आली को देते उसने गर्दन वापस मोड़ थे। एक हाथ थोड़ी के नीचे रखे वो वैसे ही रोटी का नवाला बनाए दाल की प्लेट में घुमा रहे थे। नूरी से जग लेते उसने एक गहरा सांस राज करता वो बाहर निकल गया था। नूरी,
मुस्कुरा कर वापस बैठी थी। अब सब मुलाजमों के साथ ही खाना खाने लगी थी। दिव्या ने हड़तांग होते प्लेट पीछे खिसकाई थी। उसे भूख तो बहुत ही लगी थी, मगर खाना देखकर उसे दिल नहीं कर रहा था। अफसदगी से एक नजर साफ पर डालते वह किचन से निकलती अपने कमरे में आ गए थे। कोने में पड़ी हुई चारपाई पर वो चत लेट गई थी। नीली आंखें लबालब पानी से बढ़ती उसका चेहरा भिगोने लगे थे। वो अभी सोचों में गुम ही थी जब दरवाजा खुलते नूरी अंदर डाली थी। बीबी जी उठे, खाना खा लें, अपने कुछ नहीं खाया। ट्रे साफ पर रखती वो धीमे लहजे में बोलती। दिव्या ने चोंगस को और फिर ट्रे को देखा जिसमें फ्रेश बिरयानी, रायता और पानी का गिलास था। उसे हैरत हुई थी। नूरी ये, उसने प्लेट की तरफ इशारा किया। नूरी के साथ ही बैठ गए थे। बीबी ये मैंने आपके लिए बचा कर लाई हूँ। अपने दिन में भी सही से नहीं खाया था और अभी भी नहीं खाया, ये खा ले। नूरी ने एक नजर दरवाजे से बाहर देखते सरगोशी में बोले थे, तुम मेरे लिए छुपा कर खाना लाई हो। उसे हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। तुम अभी के अभी लेकर जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। जब भूख लगेगी मैं खुद कुछ खा लेंगी। वो दो टोक अंदाज में कहते दोबारा लड़ गए थे। नूरी ने तासब से उसे देखा था। बीबी खा लो, रात में भूख लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा तब। नूरी ने एक और कोशिश की थी। नूरी जाओ ये लेकर यहाँ से, नहीं खाना मुझे। वह करवट बदल गई थी, उसकी आवाज रूंध गई थी, गले में फंदा सा लगा था। आंसू में मस्जिद रुमानी आई थी और नूरी कांधे उचकाती ट्रे उठाकर ले गई थी। एक सोफे पर सुंदर बेगम दादी साईं के दरमियान इला बैठी थी। सामने एक सोफे पर दिलावर, जमान हिल और साहिल हिल बैठे थे। वो सब भी सख्ते में थे, दिमाग चल हो गया था। इलाफ ने सब बता दिया था, मगर सब नहीं बताया था। चेहरे का बदल जाना उसने एक्सीडेंट बताया था। सब नाकाबिले यकीन था। वो माँ बाप थे जिन्होंने उसे पैदा किया था, पाला पोसा, जवान किया। वो तो उसे उसकी खुशबू, उसके एहसास से पहचान सकते थे। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। माँ माँ साईं मुझे माफ कर दे, मैं भटक गई थी। माँ मैंने आपको गलत समझा, बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। मुझे सजा मिली माँ। मैंने पूरा साल बहुत ही तकलीफ में गुजारा, सो नहीं पाती थी। आपकी बहुत ही याद आती थी, बहुत ही नादम थी। माफी मांगना चाहती थी मगर इतनी हिम्मत ना कर पाई थी। मगर उस दिन फाफ का सुनकर माँ ये क्या हो गया, उसको क्यों बैनर चढ़ा दिया माँ। वो कितनी एहसास है, वो कितनी नाजुक है, वो कैसे सह पाएगी। वो सुंदर बेगम के सीने से लगी हिचकियों के दरमियान अटक अटक कर बोले थे। सुंदर बेगम पर सिसकती रोक रही थी। मेरे भी कभी अपने बालों पर प्यार करता कांधा थपथपा रहे थे। न जाने दलावर कब वहां से उठकर चले गए थे। अफाफ तुम, उसे हैरत से कहा। रात काफी गहरी हो गई थी जब से आया था। उसने दिव्या को नहीं देखा था। वो देखना चाहता था कि वो क्या किया, मगर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आती, ना ही किसी ने उसे कोई जिक्र सुना था। अब नींद तो आ नहीं रही थी जब भी वो कमरे से बाहर निकला था, मगर यहाँ पर आकर अफवाह को देखकर जहाँ पर दिल जोर से धड़का था, वहीं उसे यहाँ पर देखे उसे तकलीफ भी होती। वो डर कर यकदम चीखी थी, इस टाइम क्या कर रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो भी उसके साथ ही खड़ा हो गया था। याम ने बामुश्किल अपनी नजर पर से हटाई। वो नामहसूस अंदाज में अब गहरे सांस लेने लगा था। उसकी खुशबू उसे सांस रोकने में मजबूर कर थे। जिसका नाम उसने दिल के कोरे सफे पर पूरी शान से लिखा था, जिसकी उसने तमन्ना की, ख्वाहिश की, वो अगर उसके नसीब में थी भी तो ले ली गई थी वापस। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तुम्हें बचा नहीं पाया। कुछ बोलो कि नहीं, उसे सुनना चाह रहा था। उसकी आवाज, उसका दर्द, कुछ भी, मगर वो होश खामोश थे। नींद नहीं आती अब, सोना चाहता हूँ, थक गया हूँ। वो शिकवा करता या बताता, वो जान नहीं पाई। मगर वो बताना चाहती कि वो भी कई रातों से सो नहीं पाई, वो भी थक गई है। नहीं जानता था कि इन लकीरों में, उसे अपने दोनों हाथों से खोलकर सामने किया था और हाथों की लकीरों को गौर से देखते हुए कहा, इन लकीरों में एक साथ कई हसारे लिखे हुए हैं, मेरी जात के गहरे हसारे, और इन बदनसीब लकीरों में तुम कहीं नहीं हो। मैं कुछ नहीं जानता था, कहते साथ ही वो हल्के से हंसा था और दोनों हाथ बंद कर दिए थे। एक पल, सिर्फ एक पल को अफवान ने देखा था, एंड इसी वक्त याम ने भी उसको देखा था, और फिर वो बिना देरी किए तकरीबन वहां से भागते हुए गई थी।